देखिए अभी हम सीखने जा रहे हैं नेशनल इनकम के अंदर एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि, और हम ये सीखेंगे कि व्यय विधि के द्वारा जीडीपीएमपी कैलकुलेट करते हैं। पिछले लास्ट कॉन्सेप्ट के अंदर हमने ये सीखा था कि किस तरीके से हम नेशनल इनकम के लिए जीडीपीएमपी कैलकुलेट करेंगे, और वो हमने सीखा इनकम मेथड के द्वारा, और उससे पहले सीखा था प्रोडक्शन मेथड के द्वारा। और अभी हम सीखने जा रहे हैं व्यय विधि के द्वारा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जीडीपीएमपी कैलकुलेट करने का जो पैटर्न है उसमें हमें 4 प्रकार के खर्चे जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि नाम क्या है इसका, व्यय विधि। तो आप देख रहे हैं नाम से ही पता चल रहा है व्यय विधि है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सभी प्रकार के खर्चों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उन्हें जोड़ करके ही यहाँ पर हमें जीडीपीएमपी प्राप्त होगा। तो अभी मैं समझाता हूँ आपको एक एक करके। निजी उपभोग व्यय या निजी अंतिम उपभोग व्यय के नाम से भी आ सकता है, यानी परिवारों के द्वारा कितना खर्चा किया जा रहा है अपने पर्सनल खर्चों के लिए, अपने घर के खर्चों के लिए, उसे कहते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय। वो सारा खर्चा जुड़ेगा देश के लिए, जीडीपी के लिए। सरकारी उपभोग व्यय यानी सरकार कहाँ कहाँ खर्चा कर रही है, जैसे सरकार उदाहरण के रूप में पुल बनवाने में, सड़क बनवाने में, हॉस्पिटल बनवाने में, स्कूल बनवाने में खर्चा करती है, तो वो सब सरकार के खर्चे माने जाएंगे, तो सरकारी उपभोग व्यय हो गया वो। अगला है निवेश व्यय, यानी बिजनेस के रूप में कितना पैसा लगाया जाता है उसे कहते हैं निवेश व्यय। तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया, और इसको पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। इसकी डिटेल अभी हम आगे सीखेंगे कि क्या होता है ये। अभी आप ध्यान रखेंगे कि निवेश व्यय भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद शामिल किया जाता है शुद्ध निर्यात का पैसा, वो भी जोड़ा जाता है। और शुद्ध निर्यात अगर डायरेक्ट दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप एक्सपोर्ट, यहाँ एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट, यानी निर्यात में से आयात घटाओगे जब जा करके जो पैसा आएगा वो आपका शुद्ध निर्यात आएगा। और डायरेक्टली अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद माइनस करके वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जैसे ये शुद्ध निर्यात है, ये कब आता है कि जैसे निर्यात की वैल्यू मेरी ज़्यादा है, सपोज 700, और आयात की वैल्यू है 500, तो ये ज़्यादा आएगा, तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा। कभी ऐसा हुआ कि ये वैल्यू निर्यात की कम हुई, तो आप प्लस की जगह क्या करेंगे, इसे माइनस। इसका थोड़ा ध्यान रखना आप। फिर उसे हम शुद्ध निर्यात नहीं कहते, उसे कहते हैं शुद्ध आयात, और आयात जो है वो माइनस होता है अगर निर्यात की वैल्यू कम आ जाए तब। इसके बाद अभी हम समझ रहे हैं कि निवेश व्यय को सवाल में किस तरीके से और किस नाम से भी जाना जाएगा। अगर डायरेक्टली निवेश व्यय दिया है तो ठीक है, और डायरेक्टली अगर निवेश व्यय नहीं दिया गया तो देखिए इस तरीके से बनता है। निवेश व्यय का दूसरा नाम इस तरीके से भी आएगा, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण। तो सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण के नाम से आ जाएगा ये, जिसको हम निवेश व्यय भी कहते हैं। और अगर ये डायरेक्टली दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए भी पहले 3 चीज़ें आपको जोड़नी पड़ेंगी, जब जा करके ये स्थायी निवेश पूंजी निर्माण बनेगा। व्यावसायिक स्थायी पूंजी निर्माण, ये स्थायी निर्माण का क्या मतलब है कि आप फिक्स इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। जैसे बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए एक मशीन खरीद ली, कोई प्लांट खरीद लिया, उसे कहेंगे व्यावसायिक स्थायी निवेश, यानी ऐसा खर्चा कर दिया जिसका लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो व्यावसायिक स्थायी निवेश हो गया, ऐसी सरकार का स्थायी निवेश हो गया, सरकार का स्थायी निवेश, या परिवारों का स्थायी निवेश। ये तीनों में से किसी भी प्रकार का स्थायी निवेश है जो परमानेंट एक बार खर्चा हो गया, उन तीनों के स्थायी निवेश को कंबाइंड करके जो वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं निवेश व्यय। और जब ये तीनों जुड़ते हैं उसे निवेश व्यय या सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण का नाम दिया जाता है। इससे आगे एक टाइटल हम सीखते हैं कि इसे कभी कभार ऐसे भी दिया जाएगा एक नाम से, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, और इसमें स्थायी वर्ड जुड़ा हुआ है। तो आप गौर करना, हमेशा जब भी कभी इसमें स्थायी वर्ड जुड़ा हो तो आप इसे पूंजी निर्माण में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी वैल्यू के अंदर। दैट मीन्स जो भी स्थायी पूंजी निर्माण है उसके अंदर आपको स्टॉक में परिवर्तन जोड़ना पड़ेगा। अगर सवाल में ये पहले से ही दिया हुआ है सकल घरेलू पूंजी निर्माण, तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक में परिवर्तन उसने पहले से ही जोड़े हुआ है, अब आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी कभी उसमें स्थायी वर्ड लिखा होगा तो आपको इसमें स्टॉक में परिवर्तन भी जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं जोड़ना पड़ेगा। कभी कभार देखो इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, सकल की जगह अगर आ जाए निवल, तो निवल में क्या फर्क हो जाता है। अगर ये शब्द निवल में आ जाए तो अगर मुझे निवल कैलकुलेट करना है तो इसमें से हम क्या कर देते हैं, इसी में से जो भी वैल्यू आएगी इसमें से मूल्यह्रास घटा देंगे, तब जा करके उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से भी मैं इसको आपको समझाता हूं, उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं। जैसे निजी उपभोग व्यय सपोज 700 रुपये है, सरकारी उपभोग 300 रुपये है, निवेश व्यय जो है 400 रुपये है, और शुद्ध निर्यात की वैल्यू है सपोज 500 रुपये। तो 7 और 3 1000, तो ये हो गया 1000 और 4 1400, 1400 और 500 1900 टोटल आ गया, ये आ गया। अभी हम यहाँ पर अब ज़रा गौर करें, मैं अभी आपको एक कंटेंट बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण दिया है सपोज 800 रुपये, और सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण दिया है 200 रुपये,
और स्टॉक में परिवर्तन दिया है 50 रुपये, ये दिया है हमें। अब इसका मतलब ये है, और मुझे इसमें सपोज वैल्यूएशन निकालनी है जीएनपीएमपी की या एनडीपीएमपी की, तो हम क्या करेंगे, जीडीपीएमपी में से जीडीपीएमपी यहाँ और कीजिए, अब एनडीपीएमपी में कन्वर्ट कर रहा है तो जीडीपीएमपी में यहाँ नेट है, नेट का मतलब इसमें से शुद्ध निकालने के लिए आपको मूल्यह्रास घटाना पड़ेगा। और सवाल में हमें मूल्यह्रास डायरेक्ट दिया नहीं है, कभी कभार इस फॉर्म में दे देते हैं कि आपको निवल दे दिया है, निवल घरेलू पूंजी निर्माण दिया है और सकल घरेलू पूंजी निर्माण दिया है, ये पूरे फॉर्म में दिया है। तो अब आपको इसी फॉर्मूले से मूल्यह्रास निकालना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि मैंने कहा था कि जब आपको निवल दिया जाएगा तो हम क्या करते हैं, इसी में से मूल्यह्रास घटाएंगे। तो हमारा एक फॉर्मेट बन जाएगा कि ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, 800 रुपये के। अब मूल्यह्रास अगर मुझे चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। दैट मीन्स अगर मूल्यह्रास को मैं x मानूं तो हम क्या करेंगे, 800 रुपये में से ये घटाएंगे 250 तो बचेगा हमारा 550, यानी मूल्यह्रास की वैल्यू आ गई 550। अब अगर हम यहाँ समझें कि अब हमने जीडीपीएमपी निकाल लिया 1900 रुपये और इसमें से हम 550 घटाएंगे, तो इसका मतलब 1350 रुपये जो हैं वो क्या आ गया हमारा एनडीपीएमपी। तो कभी कभार इस मेथड में आप ये ध्यान रखना कि मूल्यह्रास ना दिया हो और ये पूंजी निर्माण वाला और निवल वाला कॉन्सेप्ट दिया हो तो इसे माइनस करके भी हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखो, हमने देखा कि जीडीपीएमपी हमने निकाल लिया, और जब हम जीडीपीएमपी निकाल लेंगे इसी से हम जीएनपीएमपी, एनडीपीएमपी या एनएनपीएमपी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिन फॉर्मूले को मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। तो मेनली अब आप जो पूरा कॉन्सेप्ट जान चुके हैं तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि हर मेथड के द्वारा आपको जीडीपीएमपी कैलकुलेट करना आना चाहिए। फिर उसके बाद राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उसके कोई भी पार्ट हो, उसे आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो वैल्यू मार्केट प्राइस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो चाहे फैक्टर कॉस्ट पे, फिर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा, और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इसकी खुद प्रैक्टिस कीजिए, इन सवालों को एक बार खुद करके देखिए और आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।